दोस्तों ये स्टोरी का 28वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप ज़रूर जाकर के चेकआउट करें। रेहान कहता है वाह मैंने कल ना सांची को किस कर दिया। इतना सुनकर भी तविश बिना किसी रीजन के उसे देखता है, फिर अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है तो रेहान उसका मुंह देख परेशानी से कहता है तो क्या तुम्हें पता है मैंने उसे बिना पूछे उससे किस कर दिया। मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, बस कल उसके इजहार पर मैं अपनी खुशी संभाल नहीं पाया और बस हो गया। तविश उसकी बात सुन काफी सड़ा मुंह बनाते हुए कहता है तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। ये तो नॉर्मल है, हर कपल में होती है। तुमने किस कर दिया तो क्या हो गया। तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि तूने उसे पहली रात को ही 4 बच्चों की माँ बना दिया। यह सुन रेहान उससे साइड वाला पिलो लेकर उसके फेस पर मारते हुए हल्का गुस्से से कहता है शट अप। यह कैसी बातें कर रहा है, मैंने बस किस किया है और कुछ नहीं। तविश अब तो वैसे ही रहा। रेहान कहता है तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है यार, तुझे पता है वह सांची है, लैला नहीं। जो इस टाइप की लड़की हो, ना जाने मेरे बारे में क्या सोचे कि कहीं मैं उसे डिस्को ना लगूं। इस मामले में वह मुझसे गुस्सा हो गई तो शिट यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे कंट्रोल रखना चाहिए था खुद पर। तविश उसकी बेफजूल की बातें सुन अपना सिर पकड़ लेता है और झल्लाते हुए कहता है वाह भाई, 60 सेंचुरी के आशिक, तू क्या जिंदगी भर ऐसे ही उसे प्यार करने वाला है। आंखों ही आंखों वाला। पेड़ों के पीछे मंदिर के नीचे वह मीटिंग करने की एक्टिंग करते हुए। यार देख मेरे भोले लाल, 60 सेंचुरी नहीं है, 21st सेंचुरी है। तो यह किस नॉर्मल है। सांची को भी नॉर्मल ही लगा होगा। अगर उसने इसके तुरंत बाद तुझे एक थप्पड़ जड़ा होता तब बात सोचने वाली थी। तब इसकी बात सुन रेहान अपने गालों पर हाथ रखता है। सांची ने ऐसा कुछ नहीं किया था। यह सोच तविश उसकी तरफ ना में सिर हिला देता है। तविश उसकी शक्ल देख काफी इरिटेट होते हुए बाहर जाते हुए कहता है देख यहाँ मेरा सिर खपाने से कुछ नहीं होगा, तू एक काम कर, डायरेक्ट सांची से पूछ ले, यह बेस्ट ऑप्शन है। उतना बोल वह हड़बड़ाते हुए बाहर जाने लगता है। कैसा दोस्त है मेरा, हर मामले में खुद का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलाने वाला इंसान। प्यार में कॉपरेटर सॉफ्टवेयर बन गया। सच्ची कहते हैं प्यार इंसान को पागल नहीं पागल से भी बुरा बना देता है। हर एक किस पर इतने थिंकिंग, वाह भाई इतना बोल। वह अपना सिर झटक और तेज कदमों से वहां से निकल जाता है। रेहान उसके जाने के बाद पहले तो मुंह बनाते हुए घूरता है, फिर उसकी कही बात सोचने लगता है। दूसरी तरफ सिडनी में एक 5 स्टार होटल में एक आदमी अपने फोन में कुछ चेक करते हुए अपने पॉकेट से जैसे सिगरेट निकाल जैसे ही दरवाजा खोलता है तो एक जानी पहचानी खुशबू को सूंघ एक डेविल मुस्कान पास करता है। फिर अपना फोन पॉकेट में रख कमरे में अंदर आता है और बिना आसपास देखे एक बार काउंटर पर जाकर वहां 2 गिलास निकाल उसमें विस्की डालते हुए एक तंज भरी आवाज में कहता है, हल्का हंसते हुए कहता है मुझे पता है तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। इतना बोल वो 2 विस्की के ग्लास लिए पलटा और एक खतरनाक मुस्कान लिए अपने सामने सोफे पर बैठे इंसान को देखता हुआ आगे बढ़ता है। सामने और कोई नहीं, रुद्र अपने चेहरे पर और आसपास एक डार्क लुक लिए काफी शांत बैठा था और पास में ही जियान अपना हाथ आगे होल्ड करके खड़ा था। रुद्र उस आदमी की बात सुन अपनी तीखी नजर उस पर डाल काफी रौबदार आवाज में कहता है और मुझे पता था कि इस मुलाकात का इंतजार तुम बरसों से कर रहे हो। सिराव राय। रुद्र की बात सुन फिर सिराव विस्की का एक गिलास रुद्र की तरफ बढ़ाता हुआ खुद भी उसके बगल वाले सोफे पर बैठ जाता है और अपनी नफरत की आग आंखों में होठों पर सिगरेट को होठों पर एक शैतानी मुस्कान लिए रुद्र को काफी बुरी तरह घूरता है। उसके अंदर तो जैसे अंगार बरस रहे थे। रुद्र को अपने सामने देखकर उसकी मजबूरी थी कि वह कुछ कर नहीं सकता था। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। काफी टफ कंपटीशन था, दोनों एक दूसरे से हारने को तैयार नहीं थे। माहौल इतना गर्म हो गया कि एसी के कम टेम्परेचर में भी जियान के पसीने छूट रहे थे।
रुद्र और सिराव दोनों एक दूसरे के सामने बैठे अपनी अपनी नजरों से एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों के चेहरे तो शांत थे, लेकिन आंखें अंगारे बरसा रही थी। दोनों एक दूसरे से हारने को तैयार नहीं थे, पर अंत में सिराव को अपनी नजरें झुकानी ही पड़ी। रुद्र उसकी शुरुआती हार देख मन ही मन मुस्कुराते हुए एक जीत भरी घमंड से कहता है, क्या हुआ फिर सिराव? खेल शुरू होने से पहले ही हार मान गए। इसलिए कहते हैं कि चूहे को अपने इलाके में रहकर खुद को शेर समझना कोई बड़ी बात नहीं, पर जब उसका सामना असली शेर से हो तो उसे खुद ब खुद अपनी औकात और जगह पता ही चल जाती है। रुद्र की बातें सीधा उसके अभिमान को लगी। वह अपनी मुट्ठी कसते हुए गुस्से में अपने एक एक शब्द को लगभग चबाते हुए कहता है, तो वह वक्त ही बताएगा कि शेर को उसकी औकात, एक छोटा चूहा और शेर को किसी की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। मिस्टर चौहान रुद्र उसकी हिम्मत और सिराव में छुपी सोच को देखते हुए अपने होंठ के एक साइड में एक जहरीली मुस्कान लिए कहता है, इंटरेस्टिंग, लगता है इस बार खेल में मजा आने वाला है। फिर सिराव टसन के साथ कहता है, वह तो वक्त ही बताएगा कि किसके किस्मत में मजा आएगा और किसकी किस्मत में सजा आएगा। रुद्र उसके तेवर देख एक फीकी हंसी से कहता है, वक्त बदल गया पर अंदाज नहीं। अब भी बातों के जाल में मात खा चुके हो, पर बातों से कामयाबी और जीत नहीं हासिल होती है। फिर सिराव अपने दांतों को भींचते हुए कहता है, अगर किसी को कामयाबी की जगह सिर्फ अपने सामने वाले को बर्बादी चाहिए, वह भी खुद की परवाह किए बिना, तो जीत खुद ब खुद हमारे कदमों में होती है। मिस्टर चौहान रुद्र उसकी बात सुनते ही अपने एक आईब्रो उचकाते हुए उसे देखता है, फिर अपना हाथ उठाकर अपनी उंगलियों से जियान को कुछ इशारा करता है, तो जियान जल्दी से अपने पॉकेट से एक कार्ड निकाल टेबल पर सिराव को पास करता है। फिर सिराव उस एनुअल कार्ड को खोल पढ़ता है तो एक पल उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसके बदले भाव को देख रुद्र कहता है, कोल को इब्रेशम के पार्टी का इनविटेशन है। फिर अपनी जगह से खड़ा होकर अपना कोड सही करते हुए कहता है, आई होप यू कम, आई डिस्प्ले वेटिंग फॉर यू। यह वही कोल को लिबरेशन का इनविटेशन था जिसे वह रुद्र से छीनना चाहता था, पर अफसोस रुद्र ने उसकी बाजी एक पल में पलट दी। सिराव उसकी बात सुनकर भी कुछ नहीं कहता है, तो रुद्र उसे देख एक विनिंग फेस लिए वहां से चला जाता है। जियान भी उसके पीछे कमरे से निकल जाता है। कॉरिडोर में चलते हुए जियान आगे बढ़ लिफ्ट का बटन प्रेस करता है और वह दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट के अंदर रुद्र उसकी दीवार से टिक कर अपना एक हाथ पॉकेट में तो दूसरा अपनी चिन पर एक गहरी सोच में डूबे रहता है। उसे ऐसे देख जियान असमंजस में कहता है, बॉस क्या सोच रहे हैं? सिराव को तो एक बार फिर उसकी मुंह की खानी पड़ी, तो अब क्या टेंशन है? रुद्र जियान की बात सुन सोचने वाले अंदाज में कहता है, यही तो टेंशन है। जहां तक मैं जानता हूं उसे इतनी आसानी से बाजी हारने के लिए तो नहीं खेली है। वह अच्छे से जानता है या बिजनेस डील में वह मुझसे कभी नहीं जीत सकता, और उस इनविटेशन को देखकर भी उसके चेहरे पर वह हार के भाव नहीं थे जो होने चाहिए। ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ और ही सोच रखा है, कुछ ऐसा जो मुझ पर सीधा असर करे, पर क्या यह समझ नहीं आ रहा है। इस वक्त रुद्र की बात सुन जियान भी सोच में पड़ गया। वहीं सिराव अपने हाथों में इनविटेशन लिए उसे एकटक देख रहा था। सिराव फिर एक रहस्यमय मुस्कान लिए वह उस इनविटेशन को टेबल पर झटके से फेंकते हुए अपनी विस्की का ग्लास लेते हुए उस इनविटेशन को लगातार घूरता हुआ अपने ड्रिंक का सिप लेता है। फिर एक नफरत भरी हंसी हंसते हुए अपनी ड्रिंक को उस इनविटेशन पर धीरे धीरे गिराते हुए नफरत में जीत के भाव लिए कहता है, वाह मिस्टर रुद्र चौहान, तुम्हें कितनी आसानी से लग गया कि मैं हार गया और तुम जीत गए, जबकि मैंने तो अभी खेल शुरू ही किया है। अभी तक मैंने अपने पत्ते भी नहीं खेले और तुमने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर लिया। वाह अफसोस, लगता है तुमने मुझे कम आंक लिया।
पूरे 11 साल की नफरत, गुस्सा, दर्द जो इस सीने में छुपा, इतनी आसानी से तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। सारी ड्रिंक उड़ेल कर दोनों ग्लास गुस्से में काफी कसकर टेबल पर पटकता है और अपने पॉकेट से लाइटर निकाल उसे जलाता हुआ उसके आग में तपते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें, मैं बिजनेस में हरा नहीं सकता और वहाँ की चोट तुम्हें उतनी नहीं तोड़ेगी जितना तुम्हें छोटी छोटी दिल की चोट तोड़ेगी। मैं तुम्हें हर पल उस दर्द में जलते देखना चाहता हूँ। जैसे मैं अकेला हूँ वैसे ही तुम्हें भी जिंदगी भर अकेला तड़पते देखना चाहता हूँ। नई नई मोहब्बत की शुरुआत हुई है ना तुम्हारी जिंदगी में, अब देखो उस मोहब्बत में कैसे दर्द भरा जहर घोलता हूँ। इतना बोल वह नफरत से इस लाइटर को इनविटेशन पर फेंक देता है और पल भर में उसमें आग पकड़ लेता है। फिर सिराव काफी नफरत से उस आग को देख रहा था, जैसे इनविटेशन नहीं रुद्र की जिंदगी जल रही हो। तभी उसका फोन बजता है, वह उसे ऑन कर देखता है तो उसमें एक मैसेज आया हुआ था, हनी आई एम वेयर आर यू। यह मैसेज पढ़ उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान छा जाती है। वह उसे देख हंसते हुए कहता है, लो रुद्र, एक बर्बादी का वक्त आ गया। इतना बोल वह पास में पड़ा पानी का जग उस जलती हुई आग में डाल वहां से जल्दी से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ आन्या की फ्लाइट दोपहर तक मुंबई से इंदौर लैंड कर चुकी थी। उसके साथ उसका बॉडीगार्ड जैन था। रेहान की लव लाइफ अभी अभी शुरू हुई थी, इसलिए आन्या उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और खुद अकेले बस जैन के साथ अपने घर के लिए निकल गई। दादाजी ने तो बॉडीगार्ड की फौज खड़ी कर दी थी उसके लिए, पर आन्या ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह एक बस अपनी मिडिल क्लास पिता की बेटी बनकर जाना चाहती है, इसलिए वह ज्यादा अटेंशन नहीं चाहती। वह अपने मम्मी पापा को सरप्राइज देने के लिए एक्साइटेड थी, तो दूसरी तरफ रुद्र के लिए परेशानी थी क्योंकि उसका फोन अब तक नहीं लग रहा था और न ही अब तक उसका कोई कॉल या मैसेज आया था। जियान का भी कुछ यही हाल था। बस मुश्किल से उसे बस इतना ही पता चला कि वह दोनों सही सलामत पहुंच चुके हैं। आन्या अभी अभी फ्लाइट से निकल ही रही थी तो जैन ने काफी रिस्पेक्टफुली आगे बढ़कर कहता है, मैम आप वहाँ वेटिंग एरिया में मेरा वेट करें, मैं लगेज लेकर आता हूँ। आन्या का ध्यान अपने फोन में था, इसलिए उसने बस अपना सिर हल्का सा हिला दिया। जैन वहां से चला गया तो आन्या आगे बढ़ते हुए रुद्र को कॉल ट्राई करने की कोशिश कर रही थी। वह काफी टेंशन में लग रही थी और साथ ही उसे रुद्र पर काफी गुस्सा आ रहा था कि उसने काम में इतना बिजी होते ही उसे भूल कर एक कॉल तक नहीं कर सकता। ऐसे ही रुद्र को कॉल करने की कोशिश करते हुए बिना सामने देख चल रही थी कि तभी वहां किसी से जाकर टकरा जाती है, जिससे उसका फोन नीचे गिर जाता है। वह जल्दी से नीचे झुककर अपना फोन उठाकर जैसे ही सॉरी बोलती है, अपना सिर उठाकर सामने देखती है तो सामने खड़े शख्स को हैरान नजरों से देखने लगती है। वह हैरानी में लगभग कुछ तेज आवाज में चीखते हुए कहती है, तुम यहाँ। सामने एक 5 फुट 6 इंच की लड़की, गोरा रंग, बाल शोल्डर तक, जिसने इस वक्त एक साइड में क्लिप लगाकर तैयार किया हुआ था, ब्लू शर्ट एंड वाइट रोज टी शर्ट के साथ सूट पहना हुआ था, साथ ही शोल्डर पर बैग और माथे पर चश्मा, आंखों में घमंड और होठों पर एक मुस्कान। यह थी दिव्यांका राठी। चेहरे पर नूर के साथ हर वक्त घमंड रहता है, देखने में खूबसूरत और साथ हर लड़के को अपना बना लेना चरम, जिसे अब तक कोई बच नहीं पाया। आन्या उसे यूं एयरपोर्ट पर टकराने पर एक पल तो उसे काफी हैरानी हुई, लेकिन जब आन्या को इस कदर अपने पैरों पर देखा तो घमंड भरी मुस्कान लिए और साथ ही एटीट्यूड से उसे देख कहती है, यस टफन इट्स मी। आन्या को उसका बोलना काफी अजीब सा लगा, इसलिए वह जल्दी से अपना फोन लेकर खड़ी होते हुए हल्के से आश्चर्य भरी मुस्कान लिए कहती है, वैसे मैंने नहीं सोचा था कि तुमसे इतने वक्त बाद ऐसे मुलाकात होगी। दिव्यांका अपनी घमंड भरी आंखों से आन्या को काफी अजीब नजरों से ऊपर से नीचे एकटक घूरते हुए कहती है, हाँ शायद मैंने सोचा था। फिर अपना हाथ बांध एटीट्यूड में उसे घूरते हुए ताने भरे लहजे में कहती है, वैसे तुम्हारी तो पूरी चाल ढाल के साथ औकात तक बदल गई। सिंपल एंड लोअर क्लास रहने वाली लड़की आज ब्रांडेड एंड क्लासिकल हो गई।
थॉट इम्प्रेसिव नाइस, वैसे थैंक यू टू मी, आखिर मेरा ही तो छोड़ा हुआ सब कुछ तुम्हें मिला है। आन्या को उसकी बात सुन काफी बुरा लगा। वह जानती थी कि दिव्यांका शुरू से ऐसी ही है, ना बातों का सलीका, ना किसी और चीज का, ना पैसों का, हर वक्त गुरूर रहता है उसके सिर पर। आन्या उसकी बात को काफी शांति से हैंडल करते हुए हल्की मुस्कान बिखेर कहती है, हाँ थैंक्स तो कहना ही चाहिए, आखिर तुम्हारे ही उस झूठे इल्जाम को ही तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। पर सच कहूँ तो अगर तुम मुझे कुछ महीने पहले मिलती तो मैं उस बात के लिए तुम्हें सुनाती, तुमसे लड़ती, पर अब आगे बढ़। खुशी से दिव्यांका का हाथ अपने हाथ में लिए कहती है, तुम्हें बिग वाला थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू सो मच दिव्यांका, किस्मत मेरी बदलने के लिए, मुझे जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। सच में अगर तुम मंडप से नहीं भागती तो ना जाने मुझे रुद्र कैसे मिलते, इतना अच्छा परिवार कैसे मिलता, इसलिए थैंक यू सो मच। दिव्यांका को उसके चेहरे पर खुशी देख काफी जलन महसूस हो रही थी, पर वह अपनी झूठी मुस्कान बिखेरे अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाकर कहती है, इट्स माय प्लेजर, देखो आई एम हैप्पी फॉर यू। आन्या कुछ कहती उससे पहले ही जैन उसे ढूंढता हुआ वहां आता है और रिस्पेक्टफुली हल्का सिर नीचे किए कहता है, मैम कार रेडी है, हमें चलना चाहिए। आन्या उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाती है, फिर दिव्यांका की तरफ मुड़ कहती है, मुझे चलना चाहिए, तुमसे फिर कभी मिलती हूँ, बाय। दिव्यांका बस हाँ में हल्का सिर हिला देती है तो आन्या जल्दी से जैन के साथ वहां से चली जाती है। दिव्यांका काफी गौर से सब देख रही थी। वह आन्या को जाता देख कुछ सोचने वाले अंदाज में कहती है, इंटरेस्टिंग, ऑटो और बस में ट्रैवल करने वाली गंवार आज करोड़ों की गाड़ियों में जा रही है। आज अचानक ही नफरत और गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए, हाँ वैसे यह सब तेरा नहीं है आन्या, बस उस दिन तेरी किस्मत कुछ अच्छी हो गई तो मुझे मिल गई, लेकिन देख अब मैं आ गई हूँ सारे पुराने हिसाब जो पूरे करने हैं, और साथ ही अपने पापा की इज्जत जो तेरी वजह से नीलाम हो गई है उसका भी तो हिसाब लेना है मुझे। तुम इस सब के काबिल नहीं हो, डोंट वरी बेबी, ओनली वेट एंड वॉच। दिव्यांका काफी कामुक आवाज में अपनी गर्दन पर उंगलियां फेरते हुए रुद्र राय चौहान। वहीं दूसरी तरफ से सिडनी में रुद्र जैसे ही अपने होटल के स्वीट में पहुंचता है तो जल्दी से अपना फोन निकाल आन्या का नंबर डायल करते हुए वह खिड़कियों के पास खड़ा एक सुकून के साथ अपने कान पर फोन लगाता है। आन्या जो इस वक्त रास्ते में थी, वह जैसे रुद्र का कॉल देखती है तो खुशी से भर जाती है और जल्दी से फोन उठाकर गुस्से और नाराजगी से कहती है, कहाँ थे आप, और आपने अब तक एक कॉल तक नहीं किया, आपको पता है कितना परेशान हो गई थी मैं। नहीं, आपको कैसे पता होगा, आप तो बस वहां जाते ही काम की दुनिया में खो गए होंगे, मेरी याद तक नहीं आई होगी। आप ना एक नंबर के झूठे हैं और आपके सारे वादे भी। मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। अन्या अपनी नाराजगी को किस वर्ग में जाहिर कर रही थी, पर जब उसे रुद्र की कोई आवाज उधर से आती नहीं सुनाई देती है तो वह परेशान होते हुए कहते हैं, हेलो आप सुन रहे हैं मेरी बात, हेलो कुछ तो बोलो। रुद्र जो अपने होठों पर सुकून भरी मुस्कान लिए बस आन्या को सुकून से सुन रहा था, उसे उसकी यूं नाराजगी पर भी बहुत प्यार आ रहा था। वह उसके टूटने पर शरारत से कहता है, हाँ लगता है वही की शिकायतों की लिस्ट लंबी हो गई है, मुझे एपोलॉजी मांगने की जरूरत है। एपोलॉजी शब्द सुन आन्या कुछ शर्मा सी गई, उसे रुद्र के दिए हुए वह सारे एहसास याद आने लगे। दोनों कुछ पल इसी खामोशी में एक दूसरे की सांसें सुन सुकून पा रहे थे। फिर आन्या अपनी शर्माहट को छुपाते हुए कहती है, यह सब छोड़ो, यह बताइए आपने मुझे अब कॉल क्यों नहीं किया था और आपने खाना खाया। रुद्र अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, वाइफी अगर कॉल पहले करता तो तुम्हारी यह डांट कैसे सुनने को मिलती। आन्या उसकी बात सुन बस मुस्कुरा दी। वहीं रुद्र की आन्या के पीछे से गाड़ियों की आवाज सुन नॉर्मली कहता है, वैसे अभी कहाँ हो इस वक्त, तुम कहीं जा रही हो क्या। आन्या उसकी बात सुन बाहर देखते हुए उसे याद आता है कि उसे अब तक रुद्र को उसके घर जाने का तो बताया ही नहीं था।
इसलिए वह जल्दी से कहती है, हाँ, मैं घर जा रही हूँ। मम्मी पापा के पास काफ़ी दिन हो गए हैं, इसलिए मेरा भी मन था। सॉरी, आपसे बिना पूछे यह बताए। आन्या कहती है, पर क्या करती, आपका कॉल ही नहीं लग रहा था। बस 2 दिन में आ जाऊंगी। आन्या ने अपनी बात कहकर रुद्र का जब जवाब नहीं सुना तो वह परेशान से कहती है, रुद्र आप सुन रहे हैं ना? हेलो हेलो। रुद्र इतना बोल वह जैसे फ़ोन चेक करती है तो कॉल कट चुका था। यह देख आन्या दोबारा ट्राई करती है, लेकिन फ़ोन नेटवर्क से बाहर बता रहा था। यह देख आन्या परेशान सी अपने फ़ोन को देखते हुए कहती है, ना जाने उन्होंने मेरी बात सुनी है कि नहीं। अगर नहीं सुनी तो कहीं बाद में ऐसे पता चलने पर वह गुस्सा करेंगे, क्या पता। लेकिन शादी के वक्त और अब के वक्त में अंतर तो है, तो वह मुझे मना तो नहीं करेंगे जाने के लिए, पर क्या भरोसा उनका। एक बार बात हो जाती तो रिलैक्स रहती। यही सब सोच आन्या परेशान सी रुद्र के कॉल का वेट करने लगती है। वहीं सिडनी में अचानक बात करते वक्त ऐसे कॉल कटने पर रुद्र परेशान सा फोन देखता है तो वहां नेटवर्क एरर बता रहा था। यह देख रुद्र चिल्लाते हुए कहता है, इसे भी अभी बंद होना था। पता नहीं वाईफाई क्या बता रही थी, कुछ समझ ही नहीं आया। वो इतना बोल रुद्र आसपास देखता है, फिर उसकी नज़र स्वीट के फोन पर जाती है, पर वहां जैसे ही उठता है कि जियान उसे मीटिंग के लिए बुलाने के लिए आ जाता है और रुद्र को जाना पड़ता है। आन्या का घर जैसे ही एक कार आन्या के घर के आगे रुकती है तो उसके सारे मोहल्ले वालों की नज़र उस कार पर टिक जाती है। जैन तुरंत ही कार रोकते हुए आगे वाले सीट से उतरता है तो आसपास वालों की नज़र उस पर टिक सी जाती है। सब काफ़ी उत्सुकता से कार को देखने लगते हैं, क्योंकि ऐसी महंगी कार उन सब ने सिर्फ फिल्मों या टीवी पर ही देखी थी। सबकी नज़र बस कार पर ही टिकी थी। तभी जैन जल्दी से पीछे का दरवाज़ा खोलता है और रिस्पेक्ट से अपना सिर हल्का सा झुका लेता है, तो आन्या जल्दी से बाहर निकलती है। सबकी नज़र तो आन्या का रुतबा देख आश्चर्य से फैल गई थी। साथ ही बातों का क्या, वह तो कभी नहीं रुकती, इसलिए आन्या के बारे में भी होने लगी, पर इस बार सिर्फ उसकी तारीफ के और साथ ही केवंद्र जी की शान के। वह सब गौर से आन्या को देख रहे थे, पर वहीं आन्या की नज़र तो बस अपने घर पर ही टिकी थी। अपने घर को देख उसकी खुशी थम नहीं रही थी। वह बिना किसी पर ध्यान दिए जल्दी से अपने घर की तरफ भागती है। घर का दरवाज़ा खुला होने की वजह से वह सीधा अंदर जाती है। उसकी सबसे पहले नज़र सोफे पर बैठे अपने पापा पर जाती है और साथ ही हॉल में उसकी माँ पर, जो अपने कामों में लगी थी। आन्या बिना आवाज़ किए अपनी माँ की तरफ बढ़ जाती है। तभी केवेंद्र जी की नज़र आन्या पे जाती है तो खुशी और आश्चर्य से खिल जाते हैं। वह कुछ कहने को होते हैं, आन्या अपने होठों पर एक उंगली रख उन्हें चुप रहने का इशारा करती है और अपनी माँ की तरफ चुपके से बढ़ जाती है। केवेंद्र जी बस उसकी हरकत पर मुस्कुरा देते हैं। आन्या सारिका जी के करीब बढ़ अचानक ही उनके पीछे से काफ़ी जोर से अचानक चिल्लाते हुए उन्हें डरा देती है। सारिका जी डर से चिल्लाते हुए अपने सीने पर हाथ रख जैसे ही पलटकर पीछे देखती हैं तो सामने आन्या बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस रही थी, साथ ही उन्हें आंखों से इशारों में चिढ़ा रही थी। साथ ही केवेंद्र जी भी इस छोटी शरारत में साथ देते हुए सारिका जी को देख हंस रहे थे। सारिका जी दोनों बाप बेटी की इस हरकत पर गुस्से में घूरती हैं, फिर आन्या के सिर पर एक चपत लगाते हुए कहती हैं, ऐसे कोई करता है भला? शादी हो गई है अब तेरी लाडो, कुछ तो बचपना छोड़ दे। उनकी बात सुन केवेंद्र जी उनकी बात काटते हुए आन्या के पास आते हैं और अपने दोनों हाथ आन्या के कंधे पर रख उसका साथ देते हुए कहते हैं, अरे सारिका जी, आपका बस चले तो हमारी लाडो के हंसने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। फिर आन्या की ओर देख उसका गाल छू कर प्यार से कहते हैं, कर लेने दीजिए इन्हें या छोटी छोटी शरारत, इन्हीं से तो हमारा या घर घर लगता है, और अपने पिता के घर में बचपना नहीं करेंगी तो फिर कहाँ करेंगी। आन्या अपने पिता को यूं साथ देता देख मुस्कुराते हुए उन्हें साइड हक कर सारिका जी को मुंह बनाकर कहती है, वही तो पापा, एक आप ही हैं जो मुझे समझते हैं इस घर में। माँ तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, मुझे इतने दिन बाद देखकर प्यार से गले लगाने की जगह मेरा अपनी डांट से स्वागत कर रही हैं। आन्या की बात सुन राधिका
जी एक नज़र उसे घूरती हैं और फिर देखते देखते उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। वह आन्या का कान पकड़ कहती हैं, अच्छा, इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके आते हैं तुम्हारी माँ को स्वागत करने के। उनसे आन्या अपना कान बचाते हुए कहती है, माँ क्या कर रही हो, दर्द हो रहा है। अच्छा बाबा, सॉरी। सारिका जी आन्या की बात सुन मुस्कुराते हुए उसका कान छोड़ अपने गले लगाते हुए सुकून भरी आवाज में कहती हैं, कितने महीने हो गए हैं लाडो तुझे अपने कलेजे से लगाए, फिर भावना में बहकर जरा 2 पल अब सुकून तो मिले मुझे। कैसी है तू लाडो, तेरा घर सब कैसा है? यहाँ अचानक कैसे? तुमने तो कहा था कि दामाद जी। आन्या अपनी माँ के ऐसे सवाल सुन मुस्कुराते हुए उनसे अलग होती है और अपनी माँ के आंखों से छलके हुए आंसुओं की बूंद को साफ करते हुए विश्वास और खुशी से भर कहती है, माँ सब ठीक है और मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ, तो अपनी आंखों से तसल्ली कर लेना। इतना बोल आन्या दोबारा गले लग जाती है। सारिका जी अपनी बेटी की खुशी और विश्वास देख सुकून भरी मुस्कान के साथ केवेंद्र जी को देखती हैं, जैसे आंखों ही आंखों में सब ठीक होने का कह रही हूँ। जब पिछली बार आन्या आई थी तब उन्होंने अपनी बेटी का यह खुशी से चमकता नूर नहीं देखा था जो अब दिख रहा था, और यह सब रुद्र के प्यार का असर था। केवेंद्र जी और सारिका जी आन्या को सोफे पर लेकर बैठते हैं तो आन्या अपनी माँ के सीने से लग कहती है, माँ मिस यू। सारिका जी आन्या के सिर पर प्यार से हाथ फेर कहती हैं, हमने भी बेटा, हमें तो भरोसा ही नहीं था कि तुम यूं अचानक आओगी। आन्या मुस्कुराते हुए अपने को देख कहती है, कैसे नहीं आती माँ, आपने इतने प्यार से जो बुलाया था, और वैसे भी मेरा भी तो आप दोनों से मिलने का कितना मन था, पर घर परिवार में ऐसे उलझी कि आ ही नहीं पाई। आन्या की बात सुनकर उसके सिर पर हाथ फेर कहती हैं, वैसे बेटा दामाद जी कैसे हैं? वह नहीं आए आपके साथ? आन्या रुद्र के बारे में सुन एक पल मायूस होती है, पर अपने पिता की ओर देख मुस्कुराहट भर कहती है, वह ठीक हैं पापा, काम के सिलसिले में सिडनी गए हैं, इसलिए तो दादाजी ने कहा कि मैं आपके पास हो आऊं। सारिका जी आन्या की बात सुन चिंता भरे स्वर में कहती हैं, बेटा इसका मतलब आप दामाद जी से पूछ कर नहीं आई हो? आन्या उनकी बात सुन कंफ्यूज से उन्हें देखती है तो सारिका की शादी का वक्त याद आ जाता है। कुछ शक पकाते हुए कहती हैं, मेरा मतलब है शादी के वक्त जो उन्होंने कहा था, और फिर राठी परिवार। आन्या अपनी माँ की चिंता भांप कर अपना हाथ थामे विश्वास से कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं, और वैसे भी दादाजी ने कहा है कि वह खुद रुद्र से इस बारे में बात करेंगे। आन्या की बात सुनकर केवेंद्र जी और सारिका जी बस अपना सिर हिला देती हैं। तभी आन्या को अपने गर्दन पर कुछ चल रहा महसूस होता है तो वह अनावश्यक अपने गर्दन पर हाथ रखती है तो उसके हाथ में एक मकरा आ जाता है, जिसे देख आन्या उसे दूर फेंकते हुए डर से चिल्लाकर उछलने लगती है और सोफे पर चढ़े चिल्लाती है। तभी पीछे से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है, जिसे सुन आन्या जैसे ही पलटती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आन्या के पीछे एक 16-17 साल का लड़का आन्या को देख जोर जोर से हंस रहा था। यह था साहिल वर्मा, आन्या का छोटा भाई। आन्या इतने लंबे वक्त बाद अपने भाई को देख खुश तो होती है, पर उसकी हंसी में छुपी उसकी शरारत को भांप वह झट से पलट कर देखती है तो वह मकरा प्लास्टिक का था, जिसकी वजह से आन्या डरती थी। साहिल हंसते हुए कहता है, सच्ची दीदी आप अब तक नहीं बदली, यह छोटे से खिलौने से डर जाती हो। फिर सोफे से लगभग कूदते हुए उसे मारने को बढ़ते हुए कहती है, रुको तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। साहिल आन्या को बढ़ता देख उससे बचकर भागते हुए कहता है, पहले पकड़ के दिखाओ दीदी, सच्ची शादी के बाद मोटी हो गई हो, अब आप मुझे नहीं पकड़ पाओगी। आन्या उसकी बात सुन गुस्से में उसके पीछे भागते हुए कहती है, रुको बच्चू, अभी मैं बताती हूँ, तुमसे सारे बदले गिन गिन कर लूंगी। ऐसे ही कहते हुए आन्या उसके पीछे भागने लगी तो साहिल आन्या से बचने के लिए दोनों का यह चूहे बिल्ली के खेल में घर में तूफान मच चुका था, और साथ ही सारिका जी और केवेंद्र के चेहरे पर खुशी की रौनक खिली हुई थी। वह दोनों अपने वैसे ही हंसी खुशी के पुराने दिन वापस जीते हुए लग रहे थे।
यही तो मस्ती मस्ती के खट्टे मीठे पल थे। आन्या के यूं अचानक आने से उनकी जिंदगी में रूठी खुशियां जैसे लौट आई थी। वहीं दूसरी तरफ रात को लेट नाइट मीटिंग और गैदरिंग से लौट रहे रुद्र की लिफ्ट अपने कमरे के फ्लोर पर रुकती है। रुद्र लिफ्ट से निकल जियान को देख कहता है, जियान चाबी मुझे दे दो रूम की और तुम जाकर आराम करो। सुबह हम इस नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में इंस्पेक्शन पर जाना है और साथ ही मिस्टर वेस्टिंग से न्यू फार्म के लिए डिस्कस भी करना है। तो इस हिसाब से मेरे सेक्रेटरी से शेड्यूल फिक्स करवा लेना। जियान रुद्र की बात सुन हाँ में सिर हिलाते हुए उसे रूम की चाबी देते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। रुद्र का कमरा ज्यादा दूर नहीं था, बस 4 कदम पर था, इसलिए वह अपने पॉकेट से फोन निकाल आगे बढ़ जाता है। वह आन्या का नंबर कॉल जैसे ही डायल करने को बटन प्रेस करता ही है कि कोई उससे काफी जोर से टकराता है और रुद्र के हाथ से उसका फोन नीचे गिर सामने से टकराने वाली लड़की के हिल्स के नीचे से लग टूट सा जाता है। रुद्र से टकराने के बाद वह लड़की जल्दी से सॉरी बोलती है, पर रुद्र उसकी बातों को इग्नोर कर अपने फोन को उठाकर जल्दी से चेक करता है तो वह ऑन नहीं हो रहा था। यह देख रुद्र एक अफसोस से फोन देखता है और बिना उस लड़की की बात सुन अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वह लड़की तो बस रुद्र को देखते ही रह जाती है, जबकि रुद्र ने ना ही उसे एक शब्द कहा और ना ही अपनी एक नजर उठाकर उसे देखा। रुद्र को यूं इस कदर जाते देख वह लड़की कुछ पल यूं ही ताकते हुए उसके कमरे की तरफ देखते रहती है, फिर अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए कहती है, इंटरेस्टिंग लाइक थॉट समथिंग चेंज और समवन चेंज। फिर अपने निचले होंठों को हल्का सा दांत के तले दबाकर एक अट्रैक्टिव टोन में कहती है, देन इट्स मेक अ फन। इतना बोल वह अपने बालों को अदा से झटकते हुए वहां से चली जाती है। वहीं रुद्र अपने कमरे में फोन चेक करता है तो वह खराब हो चुका था, इसलिए वह आन्या को सोच एक आह भरता हुआ अपने गर्दन पर हाथ रख उसे सहलाते हुए कहता है, लगता है वाइफी तुम मुझे इतना मिस कर रही हो कि हर कदम तुम्हारी मेरी जुदाई बढ़ ही रही है। अब लगता है तुम्हारे पास जल्दी आना पड़ेगा। सब छोड़ करके इतना बोल वह अपना फोन साइड में पटकते हुए वॉशरूम में चला जाता है। आन्या का घर में पूरे दिन परिवार के बीच की चहल पहल में वक्त कब सबका बीता किसी बात की खबर ही नहीं। सब ने खुशी खुशी काफी प्यारे वक्त बिताए। साहिल तो अपनी दीदी से मिलकर काफी खुश था। वह दोनों की बातों का सिलसिला ऐसा चढ़ा कि दो बिछड़ी सहेलियों को भी पीछे छोड़ दिया। रात काफी होने के बाद सब ने मिलकर खाना खाया और आन्या अपने रूम में जाती है और फ्रेश हुए कपड़े चेंज कर जैसे ही बेड पर बैठ अपना फोन चेक करती है तो मायूस हो जाती है, क्योंकि ना ही रुद्र का कोई कॉल था ना ही मैसेज। वह हल्की नाराजगी लिए रुद्र को कॉल करती है तो उसका स्विच ऑफ बताने पर उसका मुंह लटक जाता है। उसके मन में ढेर सारे सवाल थे कि ऐसा क्या हुआ जो अचानक रुद्र उससे बात नहीं कर रहा है। देखने से ऐसा लग रहा था कि रुद्र उसे अवॉइड कर रहा है। आन्या इस बात से काफी परेशान काफी बार रुद्र को कॉल करती है, पर फोन हर बार स्विच ऑफ बताता है। आन्या परेशान सी नजर आ रही थी कि तभी उसके कान में साहिल की मजाकिया आवाज पड़ती है, क्या हुआ दीदी, जीजा जी फोन नहीं उठा रहे हैं, जरूर आपसे परेशान होकर अपने आजादी के दिन सुकून से एंजॉय कर रहे होंगे। इतना बोल साहिल हंसने लगता है तो आन्या उसे काफी बुरी तरह घूरते हुए पास में रखा पिलो उठाकर उसके मुंह पर फेंकते हुए कहती है, रुक अभी बताती हूँ कौन मुझसे परेशान है। इतना बोल वह जैसे उठने को होती है कि साहिल हड़बड़ाते हुए जल्दी से कमरे से निकलते हुए कहता है, अरे नहीं दीदू अभी नहीं, कल आराम से इस बात का फैसला करेंगे, आप अभी सो जाओ मैं भी चलता हूँ। इतना बोल वह हड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है तो आन्या अपना उठता हुआ कदम वापस कर बेड पर लेटते हुए अपना फोन एक बार दोबारा चेक करती है। फिर तभी उसके जहन में जियान का ख्याल आता है।
पर वह जैसे ही फ़ोन को उठाती है कि उसे ध्यान आता है कि सिडनी में तो अभी 12 से भी ज़्यादा हो रहा होगा और इस वक्त उसे डिस्टर्ब करना वह ठीक ना समझ ऐसे रुद्र की फ़ोटो देखते हुए अपनी आंखें बंद कर उसे याद करते हुए उदासी से कहती है, आई मिस यू, आप जल्दी आ जाएं। बस मुझसे अब एक दिन भी आपसे जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, आ जाएं बस। यह बोलते हुए एक आंसू का कतरा आन्या की आंखों से गिरता है, जिससे वह खुद में समेट रुद्र की फोटो देखते हुए कब उसकी आंखें नींद की आगोश में चली जाती हैं उसे पता ही नहीं लगता। वहीं रुद्र अपने अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मीटिंग खत्म कर लिबरेशन इवेंट के लिए निकल रहा था। उसके पीछे जियान के साथ सेक्रेटरी, मैनेजर और 2-3 और स्टाफ चल रहे थे। रुद्र सबको इंटरव्यू इंस्ट्रक्शन दे रहा था। अपने पीछे चलते असिस्टेंट से कहता है, इवेंट के इंचार्ज को न्यू डिटेल के बारे में ब्रीफ करने के लिए मिस्टर दास से बात कर लेना। मैनेजर तभी एक फाइल आगे करते हुए कहता है, सर यह है आज के कोलैबोरेशन के लिए मॉडल की लिस्ट। वह जैसे ही उस फाइल को आगे कर दिखाने को होता है कि रुद्र उसकी फाइल को इग्नोर कर काफी कड़क लहजे में कहता है, वाट एवर सूज इट्स फाइन। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इस सब से डील करूं और वैसे भी मैं तुम्हें इतने पैसे यह सारे कामों के ही देता हूं। सो योर जॉब एंड गेट लीव। रुद्र की बात सुन मैनेजर हल्का डर जरूर जाता है, इसलिए वह हड़बड़ाहट में रुद्र को ग्रीट कर वहां से निकल जाता है। रुद्र आगे बढ़ते हुए जियान को देखता है, जियान मेरे लिए एक न्यू फोन ऑर्डर कर दो, कल वह टूट गया था तो बाकी सब देख लेना। रुद्र काफी कस्टमाइज फोन रखता था, वह काफी एडवांस टेक्नोलॉजी वीडियो नेट होता था और साथ ही काफी सिक्योर हुआ करता था, इसलिए उसके लिए उसे स्पेशल ऑर्डर करना होता था। रुद्र अपनी बात बोल वह लगातार बढ़ते रहता है कि तभी वह अचानक रुक कर जियान की तरफ देख कहता है, जियान तुम मुझे अपना फोन दो। तो जियान उसके ऐसे फोन मांगने पर एक पल उसे देखता है, फिर जल्दी से अपना फोन बॉस को अपना फोन निकाल देता है। तो रुद्र कुछ हल्का सा साइड लिए एक नंबर डायल कर जैसे ही वह कॉल करने को होता है कि उसकी नज़र अपनी घड़ी पर चलते वक्त पर जाती है। वक्त देख खुद सोचने लगता है कि इस वक्त तो आन्या सो रही होगी क्योंकि वहां आधी रात हो रही होगी। यह सोच रुद्र वापस से अपना मन मार कर फोन जियान को वापस से अपना डार्क ऑरा लिए उससे चलने का इशारा करता हुआ आगे बढ़ जाता है। जियान एक नज़र अपने फ़ोन को जिसे उसने अभी-अभी रुद्र के फेंकने पर कैच किया था और दूसरी नज़र रुद्र को देख कंफ्यूज सा हो जाता है क्योंकि उसके बॉस का इमोशनल मौसम से भी तेजी से यूं बदल रहे थे। बेचारा जियान इन सारे इमोशन की वजह न समझ अपना सिर झटकते हुए वापस से रुद्र के पीछे चलने लगता है। पूरा वक्त रुद्र का दिल आन्या में धड़क रहा था, पर उसे हर बार बात होते होते रह जाती थी, कभी किस्मत के हाथों तो कभी वक्त के हाथों, जैसे या उनकी जुदाई की परीक्षा हो कि कौन अपनी तड़प में जीता है और कौन सा तड़प की आग में जलता है। आन्या का भी रुद्र के जैसे ही हाल था। रुद्र को तड़प थी तो आन्या के साथ बेचैनी। थक हार के आन्या ने जियान से बात करने की भी कोशिश की तो वह भी काफी बिजी था। उसे अब रुद्र के काफी बिजी होने का पता था, इसलिए आन्या मायूस हुए उसे डिस्टर्ब न करने का फैसला करती है। वहीं सिडनी के सामने एक आलीशान 7 स्टार होटल की रौनक आसमान में चमकते तारों से भी ज्यादा थी। चारों तरफ लाइटों की सजावट ऐसी थी कोई भी 2 पल उसकी खूबसूरती में खो जाए। यह रुद्र की कंपनी की सेलिब्रेशन की पार्टी, काफी जाने माने बिजनेसमैन उस पार्टी में आए थे। सब वहां रुद्र के गुड बुक्स में खुद की जगह बना रहे थे। जब रुद्र की पार्टी में एंट्री होती है तो ठंडी आहें से पूरा माहौल एक बार शीतल जगहों में जैसे बदल जाता है। सारी लड़कियां बस पार्टी में उसकी पर्सनालिटी में खुद को खोज रही थी। सारे हॉल की नज़र बस रुद्र पर ही टिकी थी। रुद्र अपने को लिबरेशन पार्टनर मिस्टर ट्रॉन से हाथ मिलाते हुए पार्टी शुरू होती है और मिस्टर ट्रॉन स्टेज पर जाकर रुद्र के साथ अपनी कोलेब्रेशन की अनाउंसमेंट करते हुए उसे स्टेज पर बुलाते हैं। फिर एक शैंपेन की बोतल उसे देते हुए अपनी पार्टनरशिप के लिए उसे ओपन करने का ऑनर देता है। इस सेलिब्रेशन में रुद्र भी बॉटल ओपन कुछ
शब्द कहता है। वह जैसे ही जाने को होता है कि मिस्टर ट्रॉन अनाउंसमेंट सुन रुद्र उचक सा जाता है और हैरानी से उसे देखने लगता है। मिस्टर ट्रॉन अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं, सो इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस टॉप मॉडल ऑफ द आवर न्यू लॉन्च मिस अलीसा सहगल। तभी पूरे इवेंट की लाइट हल्के डाउन होती है और स्पॉट लाइट दरवाजे पर पड़ती है तो वहां एक लड़की आती हुई नजर आती है। 5 फीट 6 इंच लंबा का दूध से भी गोरा रंग, आंखें भूरी जो किसी को भी एक नजर में अपना घायल बना ले, होंठ गुलाब की तरह दिखने में नाजुक, अलोंग ऑफ शोल्डर, बैक गाउन के बीच में स्लिप्ट से दिखती उसकी दूरी पर सबकी अपनी तरफ लुभा रहे थे। वह दिखने में जैसे परफेक्ट फिगर के साथ सुंदरता की मूर्ति में पिरोई लड़की थी। सारे लड़के तो उसे ही देखकर अपनी कल्पना की दुनिया में खो से गए। अलीसा मुस्कुराते हुए सामने देख काफी अदा से चलते हुए स्टेज पर आ रही थी, जहां सब लड़कों की उसके लिए आह निकल रही थी, तो वहीं रुद्र बस एकटक उसे देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी के साथ कुछ अलग ही भाव थे जो सभी की आंखों में देखने को नहीं मिलते। अलीसा की नजर भी सामने स्टेज पर खड़े रुद्र पर ही थी और वह ऐसा प्रिंसेस कर रही थी कि वह सामने देख चल रही थी। अलीसा की एंट्री होते ही इवेंट में रुद्र के चेहरे के भाव कुछ अलग से हो गए। उसे देख कोई भी बता सकता था कि उसके दिल दिमाग में कोई बात चल रही है। वह काफी अजीब नजरों से एकटक अलीसा को देख रहा था। अलीसा स्टेज पर आते ही मुस्कुराते हुए सबको एक नजर देखती है। मिस्टर ट्रॉन अभी आते हुए उसे हाथ मिलाकर उसे रुद्र के पास ले जाते हैं। उसे देख प्राउड स्माइल लिए अलीसा का इंट्रो करवाते हुए कहते हैं, मिस्टर चौहान ये हैं अलीसा। इतना ही कहते तो रुद्र उनकी बात काटता हुआ काफी दर्द और नफरत में गुस्सा लिए अपनी रौबदार आवाज में कहता है, अलीसा अलीसा सहगल। रुद्र के मुंह से अपना नाम सुन अलीसा एक कातिल मुस्कान के साथ उसके आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, हेलो मिस्टर चौहान, इट्स प्लेजर टू मीट यू टू नाइट रुद्र। उसकी बात सुन काफी बुरी तरह उसे घूरता है, फिर उसे नफरत से देख अपने हाथों को अपने पक्ष में रखे ही कहता है, बट आई एम नॉट हैप्पी। मिस्टर ट्रॉन की तरफ देख काफी बेपरवाही से कहता है, मिस्टर ट्रॉन आई डोंट थिंक आई इंटरेस्टेड इन टेस्ट डिपार्टमेंट, इट्स योर चॉइस टू वाट वेयर आर यू वांट एक्सक्यूज मी। इतना बोल रुद्र एटीट्यूड में अलीसा को इग्नोर करते हुए वहां से नीचे आ जाता है। मिस्टर ट्रॉन और अलीसा तो बस ताकते रह जाते हैं। मिस्टर ट्रॉन को रुद्र का बिहेव समझ तो नहीं आता, इसलिए वह अपना सिर झटक अलीसा को स्टेज पर खड़ा कर सबसे इंट्रो करवाता है और साथ ही अपने को लिबरेशन को ब्रेक देता है। वहीं अलीसा रुद्र के ऐसे इग्नोर करने को एक पल के लिए अपनी इंसल्ट समझती है, पर फिर कुछ सोचकर वह अपनी सारी बात को साइड रख बस एकटक रुद्र को देख रही थी जो दूसरे क्लाइंट के साथ बिजी था। पूरी पार्टी में अलीसा की नज़र बस रुद्र पर थी, पर रुद्र सिर्फ अपने कामों में बिजी था। रुद्र को देख ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अलीसा की प्रिंसेस उसके लिए मैटर भी करती है। काफी वक्त से मौके की तलाश में अलीसा रुद्र को ताक रही थी, पर कोई भी रुद्र को अकेला नहीं छोड़ा। तभी काफी इंतजार के बाद रुद्र खुद ही एक्सक्यूज मी कर सबसे अपनी ड्रिंक लिए बालकनी की एरिया की तरफ बढ़ जाता है और वहां खड़ा होकर वह एक नज़र अपने हाथ में बंधे घड़ी को देख अपने पॉकेट से फोन निकाल, जो कुछ वक्त पहले ही जियान ने उसे दिया था, सब कुछ उससे पहले जैसे ही रिस्टोर कर दिया था पुराने फोन के जैसे। इसलिए रुद्र आसमान में खिले चांद को देख आन्या को कॉल करता है। बेल जाने लगती है कि तभी उसे अपने पीछे से एक कातिलाना आवाज पड़ती है, इट्स लॉन्ग टाइम टू सी यू रुद्र। रुद्र उस आवाज को बखूबी अच्छे से पहचानता था, जिस वजह से उसकी मुट्ठियां कसने लगी थी। वह अपना फोन वापस से काट कर मुड़ता है तो सामने अलीसा हाथों में वाइन के गिलास लिए काफी अदा से उसके तरफ बढ़ रही थी। रुद्र की आंखों में उसे देखते ही मानो आग सी उतर गई। कुछ पुराने जख्म अब जैसे फिर से कुरेदने लगे थे। अलीसा रुद्र के बिल्कुल करीब खड़ी होकर उसकी आंखों में प्यार से देख कहती है, कैसे हो, कितने सालों के बाद मिलना हुआ, आई एम सो हैप्पी रुद्र। रुद्र उसकी यह मीठे शब्द सुन काफी गुस्सा और नफरत में उसकी आंखों में देखता है, बट आई एम नॉट एंड आई विल नॉट
टू सी यू अगेन इन दिस वर्ल्ड। इतना बोल वह गुस्से में जाने लगता है तो अलीसा उसका हाथ पकड़ उसके करीब बढ़ते हुए काफी अट्रैक्टिव टोन में कहती है, वाह इतना गुस्सा, चलो इतने सालों में मेरे लिए कुछ तो अभी भी बाकी है तुम्हारे दिल में। आई लाइक इट। रुद्र के करीब होते हुए उसके हाथों को अपने गाल से छुआ एहसास भरी आवाज में कहती है, एंड आई लव इट्स टू। यह सुन रुद्र तो अपने पुराने दर्द की एक आह नफरत में लिपट उसके दिल में उतरने सी लगती है। वह काफी झटके से अपना हाथ झटक एक बार नफरत भरी टोन में उसे खा जाने वाली नजरों से देख कहता है, मैं अलीसा सहगल, बिहेव योर वर्ड्स एंड एटीट्यूड। इतना बोलते हुए अलीसा को ऐसे देखता है कि अलीसा डर से कुछ कांप सी जाती है। वह कुछ कह ही नहीं पाती। रुद्र अपनी बात खत्म कर कब का चला जाता है और अलीसा अपने चेहरे पर डर के पसीने लिए एक गहरी सांस भरती है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है जिसे पढ़ वह अपने दांत पीसते हुए कहती है, लेट्स सी रुद्र वो पे इन द फ्यूचर यू आर मी। फिर अपने बालों को पीछे अदा से झटक कहती है, लगता है सालों के जख्म के दर्द से तुम्हें छुटकारा मिल गया है, पर बेबी तुम भूल गए मेरा नाम अलीसा है। अलीसा, उस जख्म के निशान को भी नासूर बनाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। तुम्हारी कमजोरी की कड़ी अभी मेरे हाथों में ही है। इतना बोल अपनी मुट्ठी भींच आगे बढ़ जाती है। उसके वहां से जाने के बाद वहीं पर्दे के पीछे खड़ा एक आदमी जो कब से उन सारी बातों का जायजा ले रहा था, वह कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ इस बार यह इतना आसान नहीं होगा। वहीं अलीसा से मुलाकात के बाद रुद्र का दिल दिमाग काफी बेचैन था। वह अपने कमरे में आते ही अपना कोट उतार कर फेंक देता है। वह काफी वक्त से उसके प्रिंसेस में जितना काम डाउन कर रहा था, अब वह अपना सिर पकड़ बैठ जाता है। अलीसा के प्रिंसेस उसे खुद के लिए धोखे और नफरत की याद दिला रही थी। वह अपना सिर पकड़ उस पल को याद करने से खुद को रोकता है, पर बार बार वह पल उसे गुस्सा दिला रहा था। रुद्र अलीसा से जितनी नफरत करता था वह आज तक उतना किसी से नहीं किया होगा। उसकी वजह से वह ऐसा है। प्यार रिश्तों पर ना भरोसा करने वाला, उससे दूर भागने वाला रुद्र सिर्फ अलीसा के कारण था। आखिर रुद्र का अलीसा से क्या रिश्ता था? रुद्र आखिर उससे इतनी नफरत क्यों करता था? जानने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।